आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान इतिहास। ठीक, अंग्रेज गवर्नर जनरल। इसके अंतर्गत सबसे पहले सर जॉन शो। ठीक, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर को जो सबसे ज्यादा जिस बात के लिए जाना जाता है वो है अहस्तक्षेप की नीति। ठीक, अहस्तक्षेप की नीति। जैसे कुछ करना तो कर्म है और कुछ न करना भी एक कर्म है। ठीक, तो उसी के तहत अहस्तक्षेप ये भी एक नीति है। ठीक, तो इसी नीति को अपनाया था सर जॉन शोर ने। ठीक है, इनका काल था 1793 से 98। क्या 1793 से 98 सर जॉन शोर, इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21, 1795 ईस्वी में क्या बंगाल नियम 21, बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान घोषित कर दिया। क्या किया? नवजात कन्याओं का अगर हत्या करोगे, ठीक है, नवजात कन्याओं की हत्या ये हत्या के समान हुआ, यानी पूर्ण हत्या की हत्या क्या हुआ? अन्य हत्याओं के समान हत्या हुआ। तो जैसे पहले क्या था कि नवजात कुछ वर्गों में ऐसा था कि कन्याएं पैदा हो गई तो उनकी हत्या कर देते थे और वो उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं होता था, क्योंकि नवजात कन्या है और वो मर गई, किस कारण मर गई इसकी कोई विधिवत वो जांच पड़ताल नहीं होती थी। ठीक, तो ये नवजात कन्याओं की हत्या क्या हो गई? एक हत्या हो गई। ठीक है, बाकी हत्याओं के समान नवजात कन्याओं की हत्या क्या हो गई? बाकी हत्याओं के समान। ठीक है, जैसे अन्य हत्याओं में आपके ऊपर हत्या का अभियोग चलेगा तो नवजात कन्या की हत्या में भी हत्या का अभियोग चलेगा। तो ये सबसे अच्छा काम इनके काल में हुआ था। ठीक है, तो ऐसा घोषित कर दिया गया तो क्या हुआ कि जो कन्या के जन्म पर ही हत्या करने का चलन था उसमें कमी आई। ठीक है, नवजात कन्याओं की हत्या में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हत्या में क्या हुआ? कमी आई, मतलब सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं या कर सकते हैं कमी। ठीक, तो जब ऐसा नियम बना तो नवजात कन्याओं की हत्या में कमी आई। ये कब बना था? नियम 1795 में। ठीक है, नियम 21 के तहत। और काल किसका था? सर जॉन शोर का, जिनका कार्यकाल था 93 से 98। ठीक है, इसके बाद काल आता है लॉर्ड वेलेजली का। लॉर्ड वेलेजली, ठीक, ये भी बहुत चर्चित गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, इनका काल था 1798 से 1805। 1798 से 1805 ये थे लॉर्ड वेलेजली। इनके काल में जो सबसे प्रचलित इनके नाम से जोड़ा जाता है सबसे ज्यादा, वो था सहायक संधि। क्या था? सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता था? भारत में सहायक, ये आप इनके काल में सहायक संधि का प्रचलन बढ़ा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने किया था। सहायक संधि में होता क्या था?
सहायक संधि में ये होता था कि हम अपने पड़ोसी राज्य से समझौता करेंगे कि आप हमसे एक सहायक संधि कर लीजिए, आपके ऊपर कोई आक्रमण हुआ तो हमारी सेना उसका विरोध करेगी, ठीक है, लेकिन हमारी सेना का जो खर्चा होगा वो आप दोगे, ठीक। तो ये इसमें मेन बात थी सहायक संधि में। लेकिन जो सहायक संधि का जो प्रयोग है बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, ठीक है। कौन? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग तो बेलेजली ने व्यापक रूप से किया था। कौन किया प्रयोग बेलेजली ने किया। बेलेजली को सबसे ज्यादा इसी नाम से जाना जाता है सहायक संधि के प्रयोग के लिए, ठीक है। लेकिन पहला प्रयोग किसने किया? हाँ, भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। क्या? सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले ने इनसे पहले इस संधि का प्रयोग कर लिया था, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सहायक संधि राज्य किन किन राज्यों ने स्वीकार किया था, सबसे पहले किसने स्वीकार किया था और उनका क्रम क्या था। यहां तक कि क्रम बनाने के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सहायक संधि करने वाले राज्य थे, किन किन राज्यों ने सहायक संधि करी? सहायक संधि करने वाले राज्य, ठीक। सहायक संधि करने वाले राज्य सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद 1798 में किसने किया था? हैदराबाद 1798 में, ठीक है। इसके बाद किसने किया? मैसूर ने किया। हैदराबाद 1798 में, फिर इसके बाद मैसूर 1799 में। मैसूर कब किया? 1799 ईस्वी में सहायक संधि का प्रयोग किया। तंजौर अक्टूबर 1799 में। तंजौर इसके बाद है, ध्यान दीजिए, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में। अगर क्रम बनाना हमें हुआ तो हम पहले हैदराबाद को करेंगे, फिर मैसूर को करेंगे, तब तंजौर को करेंगे, जबकि मैसूर और तंजौर दोनों एक ही वर्ष में किए हैं, ठीक है। अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में। अवध कब हुआ? 1801 में। अवध 1801 में। फिर इसके बाद है पेशवा। पेशवा कब है? दिसंबर 1802 में, ठीक। पेशवा दिसंबर 1802 में। पेशवा दिसंबर 1802 में, ठीक। फिर इसके बाद किसका नाम आता है? पेशवा दिसंबर 1802 में। इसके बाद आता है बरार एवं भोसले, दिसंबर 1803 में। कौन? बरार एवं भोसले, ये इन्होंने कब स्वीकार किया था? दिसंबर 1803 में, ठीक है। दिसंबर 1803 में बरार एवं भोसले, दिसंबर 1803 में। सिंधिया 1804 में। कब? सिंधिया 1804 में। ये क्रम है, ठीक है। सिंधिया 1804 में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले जो राज्य थे, जोधपुर, जयपुर, मंछेरी, बूंदी, भरतपुर। कौन थे? जोधपुर, जयपुर,
मछेड़ी, फिर बूंदी, बूंदी, भरतपुर, भरतपुर, इन सारे लोगों ने सहायक संधि स्वीकार किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके क्रम। तो आप फिर से इसको ध्यान में दीजिए कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में। फिर इसके बाद ही इन लोगों का नंबर आता है जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी एवं भरतपुर। ये क्रम है सहायक संधि स्वीकार करने वालों का। ठीक है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है। ठीक है, क्या इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ठीक, कौन? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, ये था सहायक संधि जो कि एक इंपॉर्टेंट तथ्य था। और आप इसको देख लीजिए, चाहे पीसीएस देख लीजिए, चाहे अन्य परीक्षाएं देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आया है और आता रहेगा। ठीक, क्रम बनाने का तो बहुत बार आया है पीसीएस में। फिर इसके बाद हम आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध कब से, टीपू सुल्तान कब मारा गया था? हाँ, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था? 1799। ठीक, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक, हैदर अली का लड़का था चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के तहत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया। ठीक, किसके तहत? नियम 4 के तहत। अभी आपने एक पढ़ा था नियम 21 के तहत, तो वो जो फैक्ट था वो बंगाल के लिए था, वो बंगाल के लिए था। ठीक है, अब ये तथ्य थोड़ा सा अलग है। इसके शासनकाल के दौरान, किसके? सर जॉन शो के दौरान 1804 ईस्वी में क्या हुआ था? नियम 3 के तहत 1804 ईस्वी में नियम 3 के तहत क्या हुआ? नियम 3 के तहत या अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, शिशुवध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए क्या हुआ? दंड का प्रावधान, मानते हुए दंड का प्रावधान। ये सर जॉन शोर के समय में ही हुआ था। ठीक है, इसी ने 1800 में, इसी के काल में, कब? 1800 ईस्वी में क्या हुआ था?
कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक, स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुई थी, जिसमें उद्देश्य था कि नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्देश्य क्या था? नागरिक सेवा में भर्ती युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, ये उद्देश्य था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, प्रशिक्षण पूर्व की तरह इंग्लैंड में ही होता रहा, ठीक है, लेकिन उद्देश्य यही था, इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था, ठीक। 1854 में अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं की शिक्षा 1854 तक अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा, ठीक है। अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं की तरह शिक्षा दिया जाता रहा 54 तक। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। देखिए, अभी हमने बताया ना कि फोर्ट विलियम भले खोला गया था, लेकिन प्रशिक्षण नहीं दिया गया। अब क्या हुआ? 1806 में भारत में भेजे जाने वाले जो प्रशासकीय अधिकारी थे, भारत में भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारी, भारत में भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारी, ठीक, इन लोगों के प्रशिक्षण के लिए क्या किया गया? इन लोगों के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। कहाँ? इंग्लैंड के हेलेबरी में क्या खोला गया? ईस्ट इंडिया कॉलेज, ईस्ट इंडिया कॉलेज, ये इंग्लैंड के हेलेबरी में खोला गया, ईस्ट इंडिया कॉलेज, ठीक है, 1806 में। तो यहाँ पर क्या होता था? नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। क्या किया गया था? नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों के 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। और यही लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ठीक है, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, स्वयं को कहता था, न कि दूसरे लोग, ठीक है, शेर कहता था, बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्य शुरू होता है, परंतु शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अब 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। कौन आता है? 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर जॉन शोर का नहीं, लॉर्ड वेलेजली के काल कहां से कहां तक था? 1805, ये हम मिटाने बोल रहे थे, 1700, और लॉर्ड वेलेजली का काल 1798 से 1805, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। ये सर जॉन शोर का काल नहीं था, ये पुराना चल रहा है, मिटाए नहीं, भूल गए। तो ये था लॉर्ड वेलेजली का काल, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, ये लॉर्ड वेलेजली का काल था। तो ये 1805 में कौन? लॉर्ड वेलेजली, इसका काल 1805 तक था। इसी के काल के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः आते हैं। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस
पुनः आते हैं, दूसरा काल, ठीक है, पुनः आते हैं, लेकिन शीघ्र इनकी मृत्यु हो जाती है, शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, शीघ्र इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था लॉर्ड वेलेजली, कार्यकाल 1798 से 1805, ठीक। और लॉर्ड वेलेजली के बाद कौन आते हैं? सर जॉर्ज बार्लो, ठीक, सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। सर जॉर्ज बार्लो, इनका काल था 1805 से 1807, 1805 से 1807, ठीक, 1805 से 1807। इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 1806 में बेल्लूर में, क्या बेल्लूर में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1806 में वेल्लूर में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक। क्यों हुआ था? धार्मिक कारणों का ये विद्रोह था, ठीक। तो ये सिपाही विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका काल है 1807 से 1813, 1807 से 1813, 1813, ठीक। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेज, किसके? रणजीत सिंह, रणजीत सिंह एंड अंग्रेज, ठीक, रणजीत सिंह और अंग्रेज, इन दोनों के बीच क्या होता है? रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। 25 अप्रैल 1809 को क्या होती है? अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम का ही काल था, अमृतसर की संधि होती है, लेकिन मध्यस्थता कौन करता है? चार्ल्स मेटकाफ। ये ध्यान दीजिएगा, ये भले ही वो थे लॉर्ड मिंटो प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन मध्यस्थता किसने किया था? मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ, इन्होंने मध्यस्थता करी थी, किसमें? अमृतसर की संधि में, ठीक है। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। 1813 का चार्टर इसी के समय में पास हुआ था, 1813 का चार्टर, क्योंकि 13 तक तो था ही ना, ठीक। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके पहले भी हेस्टिंग नाम आया था। कब आया था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। तो यहां पर नाम आ रहा है लॉर्ड हेस्टिंग। इनका काल था 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग का काल था 1813 से 1823। इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था
1814 से 16। कब? 1814 से 1816 क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। इसमें अमर सिंह थापा, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा थे, वो आत्मसमर्पण किए थे। कौन? अमर सिंह थापा। ये क्या किए थे? आत्मसमर्पण। अमर सिंह थापा आत्मसमर्पण किए थे। और ये कहाँ के थे? नेपाल के, ठीक है। अमर सिंह थापा नेपाल के थे और ये आत्मसमर्पण किए थे। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच क्या होती है? संगौली की संधि। कौन सी संधि? संगौली की संधि। संगौली की संधि होती है किसके किसके बीच? संगौली की संधि किसके बीच होती है? अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच, ठीक है। अंग्रेजों और गोरखों के बीच, अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच, गोरखों के बीच कब होती है? मार्च 1816 में। तो क्या होता है? इसी से युद्ध का अंत होता है, युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। युद्ध समाप्त होता है, यही से युद्ध ये समाप्त हो जाता है। किस संधि से? संगौली की संधि से। मतलब संगौली की संधि ये आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 में लड़ा गया था, इसी के संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है। इन्हीं के समय में पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारी ये कौन होते थे? एक प्रकार से लुटेरे थे, ठीक। तो पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ? हाँ, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हुआ। पिंडारियों का दमन किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही पिंडारियों का दमन हुआ था, ठीक है। पिंडारियों के जो प्रमुख नेता थे वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम। इनके नेता कौन थे पिंडारियों के? वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम, ये पिंडारियों के नेता थे, ठीक है। इसने और इसी ने क्या किया था? मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने ही, ठीक है। हेस्टिंग्स मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से क्या किया? नष्ट कर दिया। अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। कौन किया? इसी लॉर्ड हेस्टिंग के मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। किसने? इसी हेस्टिंग ने, ठीक है। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। प्रेस का प्रतिबंध समाप्त कर दिया, लेकिन मार्गदर्शन के लिए क्या किया? नियम नहीं बना दिया। किसी नियम पे चलो। मार्गदर्शन के लिए क्या किया? नियम बना दिया। नियम बना दिया। कौन बना दिया? यही, ठीक है, हेस्टिंग, ठीक। इसी के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। 1822 में काल किसका था? इसी लॉर्ड हेस्टिंग का। लॉर्ड हेस्टिंग का ही काल था। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम
टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम इन्हीं के समय में पारित हुआ था। ठीक है, और ये लागू किया गया था, लागू। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का काल होता है 1823 से 1828, 1823 से 1828 ईस्वी। किसका काल होता है? लॉर्ड एमहर्स्ट का। ठीक, और इनके समय में क्या होता है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। क्या होता है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। यहीं से बर्मा से युद्ध शुरुआत हो जाती है। अंततः डफरिन के समय में बर्मा का विलय हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत इन्हीं के समय से होती है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 लड़ा गया। 1824 से 1826 लड़ा गया। कौन सा? आंग्ल बर्मा युद्ध। कब? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेज के बीच यांडबू की संधि हुई। पहले यांडबू की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? वर्मा एवं अंग्रेज। ठीक, वर्मा से तात्पर्य क्या है? म्यांमार, आधुनिक म्यांमार से। तो यांडबू की संधि हुई थी वर्मा एवं अंग्रेज के मध्य। ठीक है, और कब हुई थी? 1826 में। 1826 में हुई थी यांडबू की संधि। ठीक, 1824 ईस्वी में बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह था, कब का? 1824 ईस्वी का। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय में हुआ था। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह क्या हुआ था? इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, वैसे अगर सामाजिक सुधारों की बात किया जाए तो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल थे, है ना। लेकिन सामाजिक सुधारों की बात किया जाए तो ठीक, तो ये के थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये पहले मद्रास के गवर्नर रह चुके थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, 1828 से 1835 ये बेंटिक का काल था। इसी के समय में 1835 का चार्टर हुआ था ना, पास हुआ था। ठीक है, 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 में ये, अगर मद्रास की बात किया जाए तो 1803 में ये गवर्नर था। कहाँ का? मद्रास का, मद्रास प्रेसिडेंसी का। ठीक है, मद्रास का 1803 में था। और इसी के समय में 1806 में क्या हुआ था?
माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर में सैनिक विद्रोह। क्या हुआ था? वेल्लोर में सैनिक विद्रोह। कारण क्या था? धार्मिक कारण, है ना। संक्षेप में आप कह सकते हो धार्मिक कारण था। क्या था? माथे पर जाति चिन्ह और काने में बालियां। माथे पर जाति चिन्ह और कानों में बालियां, ये कुछ लोग पहनना चाहते थे। माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बालियां। ठीक, कानों में बालियां। चूंकि ये सेना में थे इसलिए इनको मना किया गया, तो विद्रोह कर दिए थे। ये अलग बात है। ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट क्या हो गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। ये सबसे जो परिवर्तन हुआ 1833 में कौन था? क्या किया गया? चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक क्या था कि ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या था कि इनको प्रमुखता दी गई थी अन्य दोनों प्रेसिडेंसियों पर, अध्यक्षता दी गई थी कि ये उनके ऊपर इनको प्रमुखता है या अध्यक्षता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? 1833 के चार्टर में इनको बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, जब भारत का गवर्नर जनरल बने तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? हाँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, ये क्या था? वेंटिंग या वेंटिक। ठीक, ये था भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये शब्दावली ध्यान में रहेगा। ठीक, तो ये सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल अगर बात आए तो क्या होगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यहां गवर्नर जनरल शब्द प्रयोग हुआ है। अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात आए तो आप किसको लगाओगे? नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स है अगर बंगाल शब्द प्रयोग हो जाए तो। ठीक, गवर्नर जनरल ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। लेकिन इसके पहले जो होते थे वो जनरल नहीं कहे जाते थे, वो क्या कहे जाते थे? बंगाल के गवर्नर। ठीक, हाँ, वो रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो होते थे वो बंगाल के गवर्नर होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल आए। 1833 के बाद भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, हाँ, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये दोनों शब्द आए तभी वारेन हेस्टिंग हो गए। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाए तो ऐसी बात नहीं है। ये 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत हुए थे। ठीक है, और 1833 का जो चार्टर पास हुआ तो इन्हीं गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस हिसाब से लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल हुए। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे राजा राम मोहन राय। कौन?
राजा राम मोहन राय का नाम आप लोगों ने सुना ही है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय महान समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। राजा राम मोहन राय ने डिमांड करी थी और इन्हीं के सहयोग से 1829 में बेंटिक ने क्या किया था? बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त अर्थात इसको अवैध घोषित किया था। ठीक है, ये सबसे महान काम थे किसके? बेंटिक के। ठीक है, और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के तहत विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। 1829 में क्या था? नियम 17। नियम 17 के तहत विधवाओं का सती होना, विधवाओं का सती होना अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, सती होना अवैध। इसमें इनका सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने, और वास्तविकता तो यह थी कि राजा राम मोहन राय ने अपने समाज सुधार प्रयासों के तहत ऐसा डिमांड किया था। इनसे ज्ञापन वगैरह दिया था, इनसे मांग करी थी और इनको समझ में आया और इन्होंने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, और बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से, हाँ इसके पहले अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आए कि क्या बेंटिक के पहले भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था किसी मुगल के द्वारा? हाँ, तो इसके पहले भी प्रयास किया गया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। किसने? अकबर मतलब मुगल, और मराठा पेशवा, मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, रोकने का प्रयास किया था। देखिए, धार्मिक बुराइयां इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होती। ठीक है, इन लोगों ने प्रयास किया। अकबर, इसीलिए मैं अकबर को महान कहा जाता है, कैसे कार्य उसने किए थे। और मराठा पेशवाओं ने भी ऐसा किया था। ठीक है, जैसे अभी देख लीजिए तमाम भी अभी जैसे तलाक के मुद्दे पर जो नियम बने हैं, ये तुरंत इतनी आसानी से थोड़ी लागू हो जाते हैं। तो ऐसे तब भी था, तो इतनी आसानी से लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। कौन? ठगी प्रथा भी एक थी। ये ठग हुआ करते थे, और ये भी जो बहुत ही चुनौती था इनको समाप्त करना, ठगी प्रथा को। तो इसमें सहायता किया था किसने? कर्नल स्लीमैन ने। तो बेंटिक ने क्या किया था? बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन, ये दोनों का नाम अगर आए तो आपने ठगी प्रथा को समाप्त करने में दोनों के योगदान को हमें स्वीकार करना होगा। तो कर्नल स्लीमैन, कौन? कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया। कब तक? 1830 तक अंत कर दिया था। ठीक, बेंटिक ने ठगी प्रथा का। ये ठग लोग देवी काली की पूजा करते थे। कौन थे? ठग जो थे ये देवी काली की पूजा करते थे। देवी काली की पूजा करते थे। वास्तव में जो डकैत होते हैं ना, वो और ज्यादा पूजा करते हैं। ऐसा नहीं को भगवान या देवी को नहीं मानते, वो अच्छे से मानते हैं, तभी तो है ना। तो 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी बहुत अच्छी बात है। 1835 में बेंटिक ने क्या किया था? कलकत्ता में, हाँ कलकत्ता में
मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इसके पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बेंटिक ने 1835 में की थी। ठीक, तो ये था बेंटिक का। इसी समय में मैकाले का नाम आप बहुत सुने होंगे। मैकाले है ना, मैकाले बहुत ही चर्चित है। मैकाले की अनुशंसा, इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया था। किसके? बेंटिक के समय में ही। ऐसा नहीं था, बेंटिक भी भारतीय भाषाओं को महत्व देते थे, लेकिन मैकाले की अनुशंसा थी, तो मैकाले की अनुशंसा पर इसने क्या किया था? अनुशंसा पर अंग्रेजी को क्या बनाया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम किसको बनाया गया था? अंग्रेजी को। किसके समय में? मैकाले के समय में। ठीक है, मैकाले की अनुशंसा पर। किसके समय में? बेंटिक के समय में। ठीक, बेंटिक के समय में मैकाले की अध्यक्षता पर, वो अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक, मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन, ये मैकाले जो है विधि आयोग का क्या था? अध्यक्ष था मैकाले, ये भी ध्यान रखिएगा। विधि आयोग का अध्यक्ष मतलब लॉ कमीशन का, उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लॉ कमीशन। ठीक, तो लॉ कमीशन का अध्यक्ष था। तो मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने कानूनों के कोडीकरण का भी प्रयास किया था। कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया था। कानूनों के कोडीकरण का प्रयास मतलब कानूनों के कोई संख्या अलाट करना, मतलब है ना, समझ रहे हैं? कोड बनाना, संख्या ले, जैसे 302, 307, अब तो सब बदल गए, भारतीय संहिता आ गई। तो भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ, पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था? कब माना जा सकता है? 1835 में। 1835 में। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि जो मैकाले का कार्यवृत्त था, जो कार्य था, उसी को, ठीक है, मैकाले के कार्यवृत्त के कारण, मैकाले के कार्यवृत्त, मैकाले के कार्यवृत्त के कारण ही भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ 1835 को माना जाता है। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्यक चेर को हड़प लिया था। बेंटिक ने क्या किया था? बेंटिक ने 1831 में मैसूर को हड़पा, मैसूर को हड़प लिया। 1831 में बेंटिक ने मैसूर को हड़प लिया और 1834 में कुर्ग एवं मध्य क्षेत्र को, ठीक है, 1834 में कुर्ग, 1834 में कुर्ग को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायित्व पदों पर नियुक्त किया। अच्छा काम क्या किया कि भारतीयों को, हाँ, उच्च पद मतलब उत्तरदायित्व वाले पद, जहां पर उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। ये अच्छा काम किया। हालांकि इसी के समय में ये स्वीकार कर लिया गया था कि नियुक्तियों में, कंपनी के नियुक्तियों में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा शुरुआत अभी नहीं हो पाई। ऐसी शुरुआत जाकर के अगले चार्टर में होती है, ठीक है, शुरुआत नहीं हो पाई थी। हालांकि सिद्धांततः ये स्वीकार कर लिया गया था। ठीक,
तो इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद क्या था? सदर अमीन का। ठीक है, प्रदान किया गया उच्चतर पद सदर अमीन था। क्या? सदर अमीन, ये ऊंचे पद थे। ठीक, सदर अमीन ये पद दिया जाता था, जिसे 700 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था। 700 रुपए उस जमाने में बहुत ज्यादा वेतन है। अभी हमको लग रहा है कि 700 रुपए वेतन कम है, लेकिन ये 700 रुपए उस जमाने के लिए बहुत ज्यादा था। इसने भारतीयों को, इसके समय में कंपनी के 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। क्या? सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि इसी के समय में यह स्वीकार किया गया था कि कंपनी की भर्तियों में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा व्यवस्था आप अपने संविधान में भी देखते हैं। ठीक है, तो इसी के समय में कंपनी के 1833 के चार्टर द्वारा, 33 के चार्टर द्वारा, ठीक, क्या हुआ था? सिद्धांततः ये स्वीकार किया गया था। सिद्धांततः ये स्वीकार किया गया था। क्या स्वीकार किया गया था? कि धर्म, जाति, रंग तथा जन्म के आधार पर, धर्म, जाति, रंग, जन्म, धर्म, जाति, रंग, जन्म। देखिए, रंग और जन्म उस समय महत्वपूर्ण था, क्योंकि अंग्रेज गौर वर्ण के थे और भारतीय श्याम वर्ण के थे। तो व्हाइट, अंग्रेज क्या थे? व्हाइट। तो धर्म, जाति, रंग, जन्म क्या के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। हालांकि बाद में लागू हुआ जब ये प्रतियोगी परीक्षा शुरुआत करी गई, है ना, तब। ठीक, इसके बाद नाम आता है किसका? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। ये वही मेटकॉफ हैं जिन्होंने आंग्ल और सिख के मध्य युद्ध मध्यस्थता करी थी, है ना। तो चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 तक रहे, बहुत कम समय तक रहे। 1835 से 36। ठीक, तो ये लोग क्या थे? अस्थायी गवर्नर नहीं थे, इनको अस्थापन गवर्नर कहा जाता है। ठीक, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया। सबसे अच्छा काम इसने प्रेस से नियंत्रण हटाया था, इसलिए इन्हें समाचार यानी पत्रों यानी प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, मुक्तिदाता कहा जाता है।